नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित झूसी थाना क्षेत्र में पॉक्सो प्रकरण चर्चाओं में है। एडीजे पॉक्सो कोर्ट के निर्देश पर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद और मुकुंदरानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ बटुकों के यौन शोषण के आरोप में पहले ही प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपने बयान में ठोस साक्ष्य होने की बात कही थी। हाल ही में पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट में बटुकों के साथ जबरन यौन कृत्य किए जाने की पुष्टि की गई है। ये रिपोर्ट जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य मानी जा रही है। इससे पहले पीड़ितों ने मीडिया को आरोप जो दिए गए थे उन्हें दोहराया और गुरु दीक्षा के नाम पर कथित प्रताड़ना का खुलासा किया। पीड़ितों ने कहा कि राजस्थान और बिहार से करीब 20 अन्य बटुक भी उत्पीड़न के शिकार हुए। मठ में कई बाहरी प्रभावशाली लोग आते थे। विरोध करने पर धमकियां दी जाती थी। माघ मेले के दौरान विवाद बढ़ने पर पीड़ित मठ छोड़कर अन्य धार्मिक नेताओं के पास पहुंचे और सारी बात बताई। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी में जांच पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि शिकायतकर्ता की मौजूदगी में जांच की पारदर्शिता पर संदेह स्वाभाविक है। प्राथमिकी पहले ही दर्ज हो चुकी है और प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है। तो लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, प्रयागराज झूसी में पॉक्सो प्रकरण की चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही हैं और अब पीड़ितों की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके चलते भी अब ये मामला और ज़्यादा गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए साहिल, मीडिया ट्रायल जबरदस्त हो रहा है। इनमें हम लोग इनकार नहीं कर सकते इस बात को लेके। अब जो चीजें कोर्ट में होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के पॉक्सो का जब मामला जब जाता है तो पहले निचली अदालत में क्या होता है, 64 के बयानात होते हैं। उस बयानात की एक सीडी बनाई जाती है, केस डायरी बनाई जाती है, जो हेयरिंग में जाके फिर दोनों तरह के जो वकील होते हैं पक्ष और विपक्ष के, फिर उसमें बहसबाजी होती है। इनका मीडिया में हो रहा है। दूसरे जो याचिकाकर्ता हैं, जो आरोप जिन्होंने लगवाया है, उन्होंने क्या करा है, उन सारे बच्चों को जो विक्टिम है, कथित विक्टिम अभी हम कहेंगे, तो उनको मीडिया में उन्होंने पेश करना शुरू कर दिया है। मुंह पे मफलर बांध के, पट्टा बांध के, तो मीडिया में उन्होंने अपनी बयानबाजी उन्होंने शुरू कर दी। मुझे लगता है अगर ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है तो इसमें मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है वो असामान्य है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनको भगवान का दर्जा है और ठीक है, आज उनके अगर ऊपर आरोप लगे हैं, उससे पहले तो मुझे लगता है आप, हम और जो आरोप लगा रहे हैं उनके लिए भी पूजनीय रहे। वो भगवान की उपाधि उनको दी गई है। अगर मैं फिर कह रहा हूं, हम इस पे जस्टिफाई नहीं कर रहे पूरे केस को, सही है गलत है ये कोर्ट ही तय करेगी, ये गलत है या सही है। बात सिर्फ यहाँ पे आ जाती है, जो चीजें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। मीडिया में सब चीजें आ जाना, उसके बाद में कोर्ट में जाना, तो ये आप दर्शा रहे हो कि इस केस में कहीं ना कहीं घाल घपला या झोल तो है। क्योंकि जब होता क्या है, जब आरोप लगता है या आरोप लगाने वाला जो व्यक्ति होता है, जब छींटाकशी जब होने लगती है तो वो अपने बचाव के लिए हर जगह, हर घर पे कुंडी खटखटा के, दस्तक दे के अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। मैं तो फिर भी कहता हूँ, आज को आज कहाँ, अगर इसमें सच्चाई है तो आप पूरी की पूरी सारी चीजें आप कोर्ट में रखो। अगर थोड़ी बहुत भी सच्चाई, तभी तो कोर्ट ने इसको माना कि नहीं है भैया, इस पे FIR होनी चाहिए। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्णय है, अगर कोई महिला, चाहे नाबालिग हो चाहे बालिग हो, कोई भी किसी तरीके का अगर किसी के ऊपर अगर आरोप लगाती है, छेड़खानी का, रेप का, तो प्री स्टेज में पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ने दे रखा है। ठीक है, उस गाइडलाइंस का यहाँ पे झूसी पुलिस ने पूरी तरीके से निर्वाह करा और FIR दर्ज हो गई। अब मामला आ जाता है पूरी की पूरी तरह इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, इस पे इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी, क्या जिस तरीके से अजय पाल शर्मा, धाकड़ और बहुत प्रसिद्ध IPS हैं, उनको जब इनको लगाया गया है तो उनके बाद में बचाव पक्ष की तरफ से उनके आरोपी के साथ में एक फोटो केक काटते हुए वायरल कर दी गई है, तो ये भी गलत है। भाई आप जो आरोपी आरोप लगा रहा है उसके साथ आप फिर केक कैसे खा रहे हो? ये केक आप किस खुशी में खा रहे हो? तो इसका जवाब भी मुझे लग रहा कोर्ट में देना पड़ेगा और कोर्ट इस बात को मानेगी
क्योंकि इन चीजों को जब पटल पे जब बहस होगी, इस पे ट्रायल पे जब जाएगा तो ये सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन मूल मुद्दे पे आते हैं। मूल विषय ये है कि ये केस अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बच्चा जो मैं देख रहा था किसी चैनल पे, उसने पट्टा बांध के जो उसने अपनी पूरी बयानात और अपनी सारी चीजें घटना, इवन उन्होंने माघ मेला जब हुआ था, कोई 16 जनवरी है, 16 जनवरी का भी उसने जिक्र कर दिया है कि उस दिन भी मेरे साथ में ये हुआ था। और इसके साथ में एक चीज ऐड उन्होंने और करी है कि काशी में जहाँ पे आश्रम है वहां पे VIP आते हैं, नेता लोग आते हैं, सफेद वस्त्रधारी आते हैं, अगर वो सामने आ जाए तो मैं उनको पहचान लूंगा। ये तो मतलब बहुत ही अचंभित और अनएक्सपेक्टेड उसके बयान है। ठीक है। अच्छा रमेश जी, यहाँ पर एक चीज़ और जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि इस पूरे मामले में अवी मुक्तेश्वरानंद ने भी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दी। पहले उन्होंने कहा कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे, उनकी गिरफ्तारी के लिए अगर पुलिस आती है तो वो उसमें भी सहयोग करने के लिए तैयार थे। धीरे धीरे जब ये मामला तूल पकड़ता गया तो उन्होंने ज़मानत याचिका, जो अग्रिम ज़मानत की याचिका होती है, उसको लेकर भी अर्जी कोर्ट में दाखिल कराई। अब इस पूरे मामले को लेकर वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है और जांच पर भी सवाल उठाते हुए वो नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तौर पर इस पूरी जांच को यहाँ पर कराया जा रहा है। और उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश के बाहर, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य ना हो, वहाँ की पुलिस इस पूरे मामले और इस पूरे प्रकरण की जाँच करे। नहीं, देखिए, लीगल रेमेडी जितनी भी है वो अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज इस्तेमाल करेंगे और उनका हक भी है और उनका मॉरल राइट भी बनता है वो सब ये चीजें करें। और जब केस में आपको लगता है कि नहीं, जांच करने वाला अधिकारी इसमें इन्फ्लुएंस हो रहा है, जांच करने वाला अधिकारी का जो झुकाव है दूसरी तरफ ज्यादा है, तो ये भी एक जो पक्ष होता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनके लिए रास्ता खुला होता है। वो संबंधित SP को या DIG कमिश्नर जो भी हो, उनको ये अर्जी दे सकता है उस जांच अधिकारी को बदलने के लिए। और इवन वो आना भी बदल सकता है। ये कोर्ट द्वारा ये अपनी मांग की जा सकती है और ऐसा तो मुझे लगता लग रहा है ऐसा होगा, ऐसा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, आपने जैसे कहा कि शंकराचार्य जी पहले ये कह रहे थे कि मैं जांच में सहयोग करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन साहिल जब उनको लग रहा है कि मामला बहुत तेजी से चल रहा है, इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, इसमें शासन प्रशासन पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और इन्वॉल्व ही नहीं है बल्कि उन्हीं का साथ दे रहे हैं, तो उनको लगता है कि भाई मेरी गिरफ्तारी तो होगी। तब उनको लगा कि अपनी गिरफ्तारी को बचने के लिए एंटीसेप्टिक बेल डाल दो, वो भी उन्होंने करा और वो आगे की सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन अब इसका अंत क्या होगा, इस केस का अंत क्या होता है, इसके सवाल कई सारे खड़े हो गए हैं। पहले तो पूरे देश की जनता ये जानना चाह रही कि इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर जब इतनी बड़ा जो आरोप लग रहा है ना, उसका दूध का दूध, पानी का पानी जरूर होना चाहिए। सच्चाई कम से कम सबके पास साथ में आना चाहिए। अगर इसमें आरोप पे जरा सी भी सच्चाई है जी, फिर चाहे सामने शंकराचार्य हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, उनको सजा मिलनी चाहिए जी। एक बात है। दूसरी बात यह है, अगर इसमें झूठ है तो झूठा केस लगाने वाले के ऊपर भी उतनी कार्रवाई होनी चाहिए जितनी कार्रवाई अगर इसमें केस में सच्चाई होती उनके ऊपर होती। तो मुझे लगता है ये दोनों पहलू हैं और दोनों पहलुओं का पलड़ा एकदम भारी है। अभी कौन ज्यादा है कौन कम है, इसको मुझे लगता है अभी तय करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर अवी मुक्तेश्वरानंद को लेकर जो पॉक्सो प्रकरण है उसको लेकर चर्चाएं तेज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपको बता दें, पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट ने कृत्य की पुष्टि कर दी है और कई तरह के बयान भी यहाँ पर सामने आए हैं जिसने अब इस पूरे मामले को और ज़्यादा गरमा दिया है। उधर देवपुरिया के ग्राम दिवेर में एक कच्चे मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस हादसे में एक गरीब परिवार की आजीविका का मुख्य साधन प्रभावित हुआ। आग की चपेट में आने से घर में बंधी 5 बकरियां जलकर उनकी मृत्यु हो गई और साल भर का राशन भी राख हो गया। पीड़ित देवी सिंह ने बताया कि वो अपने पक्के मकान में सो रहे थे। पास ही स्थित कच्चे मकान में उनकी बकरियां और रसोई का सामान रखा हुआ था। तड़के करीब 3 बजे तेज़ धुआं और जलने की बदबू से उनकी नींद खुली। बाहर निकलकर देखा तो मकान आग की लिपटों में घिरा हुआ था। तो ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि स्थानीय प्रयास असफल रहे।
इसके बाद दमकल को सूचना दी गई, जिन्होंने पहुंचकर आग पर पूरी तरह से काबू पाया। इस आगजनी में 5 बकरियों के अलावा 4 बोरी गेहूं और 2 बोरी जौ भी जलकर खत्म हो गए। पीड़ित ने बताया कि वो मजदूरी और बकरी पालन से परिवार का भरण पोषण करता था और यह हादसा उसके लिए आर्थिक संकट बन गया है। उन्होंने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। उधर डूंगरपुर में निजी बस संचालकों ने NH 48 पर चक्का जाम कर विरोध जताया। संचालकों का आरोप है कि TSP क्षेत्र में बस संचालन के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी है, जबकि प्रशासन चालान काटने में तेजी दिखा रहा है। प्रत्येक बस मालिक पर 1 लाख रुपए तक का चालान लगाया जा रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार फिटनेस और RC निरस्त होने के कारण लगभग 700 बसों के पहिए थम गए हैं। इससे यात्रियों और बस मालिकों दोनों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बस मालिकों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि 1 सितंबर 2025 से लागू होने वाले नए नियमों में मार्च 2026 तक की राहत दी जाए। संचालकों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि नियम लागू होने से पहले पर्याप्त समय और संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि TSP क्षेत्र में यातायात सुचारू रूप से चल सके। स्थानीय प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। उधर श्री गंगानगर के बदनपुर में नशा मुक्त भारत अभियान और ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत सहयोगियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम जिला प्रशासन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू और पुलिस अधीक्षक अमृता दोहन ने अभियान में सक्रिय योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। नशा मुक्त अभियान में उल्लेखनीय सहयोग के लिए SS विद्यालय को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। संस्था के डायरेक्टर ओम प्रकाश कलिया को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों ने कहा कि नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए विद्यालय स्तर पर चलाए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। अधिकारियों ने समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वो नशा मुक्त भारत के संकल्प को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य मिल सके। वहीं टोंक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता मोहित खिची ने थाना सदर में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनके अधीनस्थ कर्मचारियों पर जल राजस्व वसूली के दौरान मुकेश माली और उसके परिवार ने हमला करने की कोशिश की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। विभागीय आदेश के तहत दिनांक 18 फरवरी 2026 को कर्मचारी बालूराम माली, रामनिवास प्रजापत और राम स्वरूप रेगर दोपहर 2:30 बजे राम भारती स्कूल सोलंकपुरा रोड स्थित मुकेश माली पिता बद्रीलाल माली खाता संख्या M1/718 के घर 70,000 रुपये बकाया वसूलने पहुंचे थे। इस दौरान मुकेश माली, उनके पिता नाथूलाल माली और अन्य परिवार के सदस्यों ने सरकारी काम में बाधा डाली, हाथापाई की, अपशब्द कहे और धमकी दी। सहायक अभियंता मोहित खींची ने बताया कि यह घटना गंभीर आपराधिक कृत्य है और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कराती है। उन्होंने थानाधिकारी से प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हुआ है कि 70,000 की उसमें बकाया थी। हमने उसका कनेक्शन जहीन साहब वगैरह हम सब साथ थे, तो जहीन साहब के साथ पे जब किसका कनेक्शन था मुकेश सनोफ बद्रीलाल, उसका कनेक्शन था, उसको काट दिया। तो उसने मतलब ज़बरदस्ती आकर के कहा कि सबके ही काटो, तो सबके कनेक्शन काटने के लिए हम आमादा हुए, सबके काट दिए। फिर उसके बाद में उसने आकर के, और एक उसका ही रिश्तेदार था नाथू का बच्चा, तो उसने आकर के हमारे से गाली गलौज पेश हुआ। और जैसे वही चौधरी जी हैं उधर, उनकी चौधरी जी की घरवाले को भी कहा कुछ, तो उनको भी गाली गलौज से पेश हुआ ही। मैं राम स्वरूप रेगर जलदाय विभाग मीटर रीडर के पद पर हूँ। हम बकाया वसूली करने गए थे, वहाँ पर कनेक्शन काट दिया था। किसका? मुकेश माली सनोफ बद्रीलाल का। उसके बाद में हमने ये आगे कनेक्शन काट रहे थे, उसके काटते हुए उन्होंने सबका कनेक्शन काट के जाओ, इसलिए उन्होंने गाली गलौज की, बालू जी का थप्पड़ मारा, धक्का मारते हुए आगे ले गए। मैं उनको समझा रहा था पर नहीं समझे और मारने की धमकी दी। मैं मोहित खींची, सहायक अभियंता नगर उपखंड टोंक में जलदाय विभाग में कार्यरत हूँ। विभाग के निर्देशानुसार बकाया वसूली के लिए टीमों का गठन किया गया था, जिसके अंदर राजस्व वसूली की टीमें घर घर जाके राजस्व जमा कर रही थी। आज जो राजस्व टीम थी वो सोलंकपुरा गई थी, सोलंकपुरा चिड़ी की बाड़ी, जहाँ पे जो प्रार्थी है मुकेश माली, जिसके ऊपर 70,000 विभाग का बकाया था, बकाया राशि अधिक होने के कारण उसका कनेक्शन काटा गया। कनेक्शन काटे जाने के उपरांत मुकेश माली व उसके रिश्तेदारों के द्वारा हमारे कर्मचारी श्री बालूराम सैनी जी से मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई
जिसका प्रार्थना पत्र, जिसकी शिकायत इन्होंने मुझे प्रस्तुत की, फिर उसके आधार पे मैं सदर थाने के अंदर यहाँ पे शिकायत दर्ज, अपनी प्राथमिक शिकायत दर्ज करवाने आया हूँ। उधर रायसिंह नगर के पास ग्राम पंचायत ठाकरी में 2 दिन पूर्व ब्राह्मण समाज के एक परिवार के साथ प्लॉट विवाद को लेकर गंभीर मारपीट हुई थी। इस घटना ने समाज में गुस्सा और चिंता दोनों पैदा कर दी। आज ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों लोग उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी के पास मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए नजर आए। इसके अलावा समाज ने पुलिस थाना रायसिंह नगर में थानाधिकारी को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर भी कार्रवाई की मांग की। समाज ने चेतावनी दी कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो 2 दिनों बाद वो धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग जोर शोर से की। तो स्थानीय प्रशासन को अब मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करनी होगी। परसों जो ठाकरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार के साथ जो घटना घटी है, मारपीट हुई है, उसकी हम निंदा करते हैं और आज हमने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम और एक ज्ञापन यहाँ थाने में दिया है एसपी साहब के नाम। इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, अन्यथा ब्राह्मण समाज को कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा और आंदोलन करने पर उतारू होगा। धन्यवाद। वहीं चित्तौड़गढ़ में शहर की रैंकिंग सुधारने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर परिषद ने मारो पवन चित्तौड़ विशेष सफाई अभियान की शुरुआत वार्ड संख्या 12 से की है। अभियान में नालियों की सफाई, डिवाइडरों की धुलाई, कचरा संग्रहण और खाली भूखंडों की सफाई जैसे व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। नगर परिषद द्वारा रोड लाइटों की मरम्मत के साथ ही मकानों और दुकानों के बाहर हो रहे अतिक्रमण हटाने की भी मुहिम शुरू की गई है। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कपड़े की थैलियों का वितरण किया जा रहा है। इस अभियान में 100 से अधिक अधिकारी और सफाई कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिला प्रशासन और नगर परिषद ने आमजन से अपील की है कि वो स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें और मारो पवन चित्तौड़ के संकल्प को साकार करें। विशेष अभियान से प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां और ज़मीनी सफाई कार्यों में तेजी दिखाई जा रही है, लेकिन शहरवासियों का मानना है कि अगर यही सक्रियता पूरे वर्ष बनी रहे तो बार बार विशेष अभियान की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्थायी सफाई व्यवस्था, नियमित मॉनिटरिंग और जन भागीदारी ही शहर को वास्तविक रूप से स्वच्छ और सुंदर बना सकती है। अब ये देखना होगा कि अभियान केवल अस्थायी कवायद साबित होगा या स्थायी सफाई व्यवस्था की शुरुआत करेगा। ये कार्यक्रम सफाई संबंधित आयोजित किया गया, इसमें वैसे तो रेगुलर तौर पर जो सफाई होती थी उसके अलावा जैसे जो हमारे जहाँ पर कमी पेशी बढ़ रही थी, जैसे कुछ नालियों का काम था, कहीं पर टूट फूट हुई थी, कहीं पर जैसे पेड़ जो तारों के ऊपर आ रहे थे, तो उससे संबंधित जितना भी जो एक्स्ट्रा सफाई का काम करवाना था उसके लिए हमने पहले कमिश्नर साहब से बात की, उनसे वार्तालाप हुआ। उन्होंने और जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों आपस में मिलकर जो भी निर्णय लिया और ये मारो पावन चित्तौड़ नाम से एक अभियान, स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई है, जिसका प्रारंभ आज ही हुआ है। आने वाले दिनों में किस तरह से सभी वार्डों का किया, इसके बेसिस पर आगे निर्धारित किया जाएगा कि अगले वार्डों में किस तरह से जो अपनी रणनीति बनाकर कार्य संपादित किया जाएगा। वहीं डूंगरपुर जिले के कारावाड़ा क्षेत्र में एक डरावनी घटना सामने आई। घर के आंगन में खेल रहे महज 1.5 साल के मासूम तुषार पर एक आवारा श्वान ने अचानक से हमला कर दिया। श्वान ने बच्चे के चेहरे को नोच लिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बुधवार शाम लगभग 6 बजे हुई। बच्चे की मां वर्षा ने तुरंत आंगन में दौड़कर श्वान को वहां से भगाया। गंभीर स्थिति को देखते हुए तुषार को पहले सीमलवाड़ा अस्पताल और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों ने बच्चे की सर्जरी सफलतापूर्वक की है और उसका उपचार पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में जारी है। फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। मां वर्षा ने बताया कि कुत्ते ने बिना किसी उकसावे के हमला किया और चेहरे के गाल, होठ, आंख के नीचे और दांतों के पास गहरे जख्म दिए। ये घटना रिहायशी इलाके में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर सवाल उठाती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवारा जानवरों के नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी भयावह घटनाओं से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जापान के दौरे पर है, जहां बिहारी समाज ने उनका भव्य स्वागत किया है। तो बिहारी समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम योगी को सम्मान पूर्वक तलवार भेंट की गई। तलवार सम्मान, शक्ति और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। भारतीय समुदाय के बच्चों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और सीएम के पैर छूकर बच्चों ने श्लोक भी सुनाया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को इस दौरान चॉकलेट भी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय जापान दौरे पर हैं और इस दौरान एक बेहद दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली है। आपको बता दें कि जहां यमुनाशी की ओर से जाते समय रास्ते में ही भारतीय मूल के लोगों ने उनसे मुलाकात करने के लिए वो पहुंच गए, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। इन बच्चों ने सीएम योगी को दंडवत होकर प्रणाम किया और उनके पैर छुए।
इसके बाद इन बच्चों ने उन्हें संस्कृत में श्लोक भी सुनाए। सीएम योगी आदित्यनाथ का भारतीय मूल के बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात का ये वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस समय का है जब वो टोक्यो से यमुनाशी की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में कुछ भारतीय मूल की महिलाएं और बच्चे भी वहां पहुंच गए। सीएम योगी उन्हें देखकर रास्ते में रुके और उनसे बातचीत की। उधर नौहर स्थित उप जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक और ट्रॉमा सेंटर के संचालन का मामला विधानसभा में उठाया गया। नौहर के विधायक अमित चाचान ने सदन में बताया कि भवन बनने के 2 वर्ष बाद भी ट्रॉमा सेंटर और ब्लड बैंक का संचालन शुरू नहीं हो सका है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नौहर में ट्रॉमा सेंटर और ब्लड बैंक की घोषणा करते हुए वित्तीय प्रावधान भी किया था। भवन निर्माण कार्य 2 वर्ष पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर नियुक्त नहीं किए गए और ब्लड बैंक के लिए आवश्यक उपकरण खरीदे नहीं गए। विधायक ने आरोप लगाया कि चिकित्सा विभाग के अधिकारी सरकार को गलत आंकड़े भेजकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। इससे नौहर के मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में गंभीर परेशानियां हो रही हैं और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं कोटपुतली में राष्ट्रीय राजमार्ग से 75 मीटर दायरे में बने निर्माण हटाने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के विरोध में सामाजिक संगठनों और व्यापारियों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। हजारों व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली और काला कानून वापस लो के नारे लगाए। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार बंद कर प्रदर्शनकारियों को बाहर रोका। बाद में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को अंदर जाने की अनुमति मिली, जिसने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर द्वारा डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 24826/2025 हिम्मत सिंह गहलोत बनाम राज्य सरकार के आदेश से कोटपुतली और आसपास के क्षेत्रों में भय और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के केंद्र से 75 मीटर की परिधि में आने वाले निर्माण हटाने हैं। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि राजमार्ग के दोनों ओर स्थित कई व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियां लोगों की जीवन भर की पूंजी से बनी हैं। अगर बिना स्पष्ट कार्य योजना और मुआवजे के कार्रवाई की गई तो हजारों परिवारों की रोजी रोटी प्रभावित होगी। ज्ञापन में नियमों में संशोधन कर जनता को राहत देने की मांग की गई है। उधर श्री गंगानगर में भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों की मांगों को बजट में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग उठाई। ज्ञापन में बताया गया कि बजट से पहले श्रमिकों से जुड़े कई सुझाव सरकार को दिए गए थे, लेकिन बजट घोषणाओं में इन पर ध्यान नहीं दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 13,000 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 7,500 रुपये और सहायिकाओं का 6,500 रुपये किए जाने की मांग की गई है। साथ ही संगठन ने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, जलदाय विभाग में भर्ती, न्यूनतम वेतन वृद्धि और ठेका कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द इन मांगों पर निर्णय नहीं लेती है तो भविष्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार श्रमिकों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र समाधान करेगी और उनके जीवन स्तर को सुधारने में ठोस कदम उठाएगी। उधर श्री गंगानगर के तपोवन मनोविकास विद्यालय के दिव्यांग बच्चों को दिए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण का परिणाम आज कलेक्ट्रेट परिसर में देखने को मिला, जहां विद्यालय की ओर से एक विशेष स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल में बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पाद प्रदर्शित किए गए, जिनमें मोमबत्ती, साबुन और अन्य उपयोगी वस्तुएं शामिल थी। विद्यालय में बच्चों को मोमबत्ती बनाने से लेकर विभिन्न उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो भविष्य में इन उत्पादों को रोजगार के रूप में अपनाकर आत्मनिर्भर बन सके। इस अवसर पर एसडीएम नयन गौतम ने स्टॉल का निरीक्षण किया और प्रदर्शित उत्पादों के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए स्टॉल से बकरी के दूध और चावल से बने साबुन की खरीदारी भी की। तपोवन मनोविकास विद्यालय के डॉक्टर गौरव दत्ता ने अंजुम समाचार को आपको बता दें कि बताया गया है कि प्रशिक्षण दिव्यांग बच्चों के आत्मनिर्भर बनने में सहायक है और भविष्य में ऐसे और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि बच्चों की क्षमताओं का सही विकास हो सके। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी प्रस्तावित दौरे को लेकर चुरू पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस महानिदेशक व चुरू पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार थानाधिकारी सीआई सतपाल बिश्नोई के नेतृत्व में तारानगर पुलिस ने बुधवार देर शाम साहवा सर्किल पर ए श्रेणी की नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान आने वाले सभी वाहनों की गहनता से जांच की गई। पुलिस ने नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के चालान भी काटे। इस कदम का उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी प्रकार की असुविधा से बचना था। इस दौरान एएसआई रोहिताश महावीर, हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार, कांस्टेबल राजकुमार, राजू नायक सहित कई पुलिस जवान भी मौजूद रहे। सभी ने पूरी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ नाकाबंदी की कार्रवाई में भाग लिया। इस नाकाबंदी से क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ी और यातायात नियंत्रण बेहतर हुआ। पुलिस की सतर्कता और गहन जांच ने संभावित खतरे को रोकने में मदद की। थानाधिकारी सीआई सतपाल बिश्नोई ने बताया कि नाकाबंदी समय समय पर सुरक्षा कारणों से की जाती रहेगी और सभी वाहन चालकों से नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया।
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जापान दौरे पर हैं, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का बिहारी समुदाय ने भव्य स्वागत किया। सीएम योगी को सम्मानपूर्वक तलवार भेंट की गई। तलवार सम्मान, शक्ति और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक मानी जाती है। तो भारतीय समुदाय के बच्चों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और सीएम के पैर छूकर बच्चों ने श्लोक भी सुनाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को इस दौरान चॉकलेट भी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय जापान दौरे पर हैं और इस दौरान एक बेहद दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली, जहां यमुनाशी की ओर जाते समय रास्ते में ही भारतीय मूल के लोग उनसे मिलने पहुंच गए, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। इन बच्चों ने सीएम योगी को दंडवत होकर प्रणाम किया और उनके पैर छुए। इसके बाद बच्चों ने उन्हें संस्कृत में श्लोक भी सुनाए। सीएम योगी आदित्यनाथ का भारतीय मूल के बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात का ये वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस समय का है जब वो टोक्यो से यमुनाशी की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में कुछ भारतीय मूल की महिलाएं और बच्चे भी वहां पहुंच गए। सीएम योगी उन्हें देखकर रास्ते में रुके और उनसे बातचीत करते हुए नजर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।